Hello everyone. In today's class we are going to study about oxidizing flames. लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रल फ्लेम के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रल फ्लेम हम कैसे बनाते हैं, कितना कॉम्पोजिशन होना चाहिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, प्लस न्यूट्रल फ्लेम में क्या कलर्स होते हैं, जो डिफरेंट जोन्स होते हैं, इनर वाइट कोन और आउटर ब्लूइश कोन, इनके कलर डिफरेंट क्यों होते हैं, ठीक है। प्लस क्या टेम्परेचर आपको मिलता है दोनों जोन्स में, इनर जोन में, इनर वाइट कोन जोन में कितना टेम्परेचर होता है, आउटर जोन में कितना टेम्परेचर होता है। तो ये सारी चीज़ों पर हमने बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन करा था। लास्ट में हमने एप्लीकेशन भी पढ़ा था न्यूट्रल फ्लेम का क्या होता है, ठीक है। टुडे आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स के ऊपर। बट आप सोच रहे होगे या फिर आप सोच सकते हो कि सर आप पढ़ाने तो जा रहे हो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, बट आपने फिगर बना रखा है न्यूट्रल फ्लेम का, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि फिगर वाइज अगर आप डायग्राम को दोनों को कंपेयर करते हो न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, तो दोनों का डायग्राम बहुत ही सिमिलर होता है, काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। और जहां थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस मैं आपको इसी फिगर में बताऊंगा ताकि आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ सको, ठीक है। कि न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो सिमिलैरिटीज हैं वो भी आपको दिखे, प्लस जहां डिफरेंसेस हैं वो भी आप देख सको। इसलिए मैं दोनों को ही सेम डायग्राम पे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन पे। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए इतना कॉम्पोजिशन होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल फ्लेम में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि न्यूट्रल फ्लेम बनाने के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कॉम्पोजिशन जो होना चाहिए वो 1:1 के रेशियो में होना चाहिए, यानी कि जितना एसिटिलीन लोगे आपको उतना ही ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन और एसिटिलीन का होता है वो बदल जाता है। कितना हो जाता है? 1.15 to 1.5 के बीच में होता है। यानी कि आपको ऑक्सीजन एक्सेस में लेना पड़ेगा। कितना एक्सेस में लेना पड़ेगा? अप टू 50% एक्सेस, 15 to 50% आपको एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 1 मोल एसिटिलीन का लेते हो तो आपको ऑक्सीजन का 1.5 मोल लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन समझ गए आप? कॉम्पोजिशन से क्या समझ में आता है? कॉम्पोजिशन से यह समझ में आता है कि यहां पर ऑक्सीजन एबंडेंस में होगा, एक्सेस होगा, आप एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो। अब ये एक्सेस ऑक्सीजन कैसे इन्फ्लुएंस करता है पूरे वेल्डिंग को वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का? इट शुड बी बिटवीन 1.15 to 1.5, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो 15 to 50% आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर पे। देखो कलर न्यूट्रल फ्लेम में भी आपने देखा था कि आपके पास 2 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट रीजन इज दिस इनर व्हाइट कोन जहां पर कलर व्हाइट होता है, सेकंड इज दिस आउटर ब्लूइश कोन जहां पर आपका ब्लू कलर होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी सेम होता है, सेम कलर जोन्स होते हैं, यहां पर भी इनर व्हाइट कोन होता है, आउटर ब्लूइश कोन होता है, बट एक डिफरेंस होता है। क्या होता है डिफरेंस? डिफरेंस ये होता है कि जो इनर व्हाइट कोन है जो न्यूट्रल फ्लेम में होता था उसका लेंथ होता था 10 to 15 mm, और अगर आप इस लेंथ को n मानते हो, यानी कि जो लेंथ है वो n है और n की वैल्यू 10 to 15 mm है, किसमें? न्यूट्रल फ्लेम में। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसका लेंथ जो है वो घट करके n/2 to n/3 ही रह जाता है, यानी कि ये छोटा हो जाता है। इनर वाइट कोन का जो लेंथ है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, इनर वाइट कोन यहां पर भी होता है बट न्यूट्रल फ्लेम के कंपैरिजन में इसका जो लेंथ है कोन का वो घट जाता है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ध्यान से सुनिएगा, इनर वाइट कोन जो है वो कौन सा रीजन था? ये वो रीजन था जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता था, एंड ड्यू टू दिस इनकम्प्लीट कंबशन इसका कलर व्हाइट होता है। ये कब होता था? न्यूट्रल फ्लेम में होता था। यहां पर भी होता है, यहां पर भी एक इनर वाइट कोन होता है जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। बट आप खुद मुझे बताओ कि ये केस है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, जहां पर आप क्या कर रहे हो? एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, आप जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, 50% तक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने को आप रेडी हो। तो अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो तो द चांसेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन इज वेरी लेस, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो भी रहा होगा तो बहुत छोटे से रीजन में, बहुत छोटे लेंथ तक ही हो रहा होगा।
समझ में आई बात। पहले क्या था, न्यूट्रल फ्लेम था, न्यूट्रल फ्लेम में इतना लंबा होता था आपका इनर वाइट कोन, बट यहां पर क्या है, अच्छा इनर वाइट कोन इतना लंबा होता था न्यूट्रल फ्लेम में, ठीक है, और यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता था। लेकिन यहां पर क्या है कि आप प्रोवाइड कर दे रहे हो एक्सेस ऑक्सीजन, आप जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे रहे हो, तो ये जो जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वो इनकम्प्लीट कंबशन को होने नहीं देगा, वो कंबशन को कंप्लीट कराएगा। ड्यू टू दिस, जो कंप्लीट कंबशन पहले इतना लेंथ के बाद स्टार्ट होता था, यहां से स्टार्ट होता था, वो अब और पहले ही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू दिस द लेंथ ऑफ द इनर वाइट कोन इज रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल फ्लेम। आई बात समझ में। तो पहला डिफरेंस क्या है न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बीच में, कि द लेंथ ऑफ द इनर वाइट कोन इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस होता है वो टेम्परेचर का। देखो भाई, इनर वाइट कोन का टेम्परेचर न्यूट्रल फ्लेम में कितना होता था, 3100 डिग्री सेल्सियस होता था, ठीक है। यहां पर ये टेम्परेचर मैक्सिमम होता था, कहां पर ये लाई करता था मैक्सिमम टेम्परेचर जोन, यहां पर एग्जैक्टली एट द इंटरसेक्शन ऑफ इनर वाइट कोन एंड आउटर ब्लूइश कोन ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता था। कितना होता था, 3100 डिग्री सेल्सियस इन न्यूट्रल फ्लेम। बट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ करके 3300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्यों ऐसा होता है, अरे भाई साहब, आप प्रोवाइड कर रहे हो एक्सेस ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम ही है जलाना, कंबशन कराना, और कंबशन करा करके और हीट निकलवाना। तो अगर यहां पर कंबशन ज्यादा हो रहा है, अगर यहां पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर टेम्परेचर भी इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल फ्लेम ज्यादा राइज करेगा। आई बात समझ में। तो यहां मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 3100 से बढ़ करके 3300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एंड ड्यू टू द सेम रीजन, जो एवरेज टेम्परेचर न्यूट्रल फ्लेम आपको एवरेज टेम्परेचर कितना दे रहा था, आपको एवरेज टेम्परेचर न्यूट्रल फ्लेम 2000 टू 2100 डिग्री सेल्सियस तक देता था, बट वो एवरेज टेम्परेचर भी यहां पर बढ़ करके 2100 टू 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, अगेन बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन इन एक्सेस। हम लोग 50% तक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, तो हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई डिफरेंसेस की। सिमिलैरिटी हमने देखा, सिमिलैरिटी भी है, आपका यहाँ पर भी इनर वाइट कोन होता है, यहाँ पर भी आउटर ब्लूइश कोन होता है, बट दोनों का लेंथ में डिफरेंस होता है और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। अब जो लास्ट चीज हमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में पढ़नी है वो है एप्लीकेशन। न्यूट्रल फ्लेम में हमने एप्लीकेशन पढ़ा था। न्यूट्रल फ्लेम ऑलमोस्ट ऑल फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट ब्रास। अब देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को हम किन किन मटेरियल्स के वेल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो भैया देखो, दिमाग लगाओ, जो आप न्यूट्रल फ्लेम से नहीं कर सकते वो आप क्यों नहीं कर सकते होगे। पहला तो ब्रास का एक पर्टिकुलर रीजन हम जानते हैं कि ब्रास को हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते होंगे जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता होगा, जो आप न्यूट्रल फ्लेम से मेल्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं भैया नहीं, मुझे और हीट दो, मुझे और गर्म करो, मैं अभी इतना जल्दी पिघलने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अगर कोई ऐसा मटेरियल आपको मिल जाता है वेल्ड करने जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का वो अगर मटेरियल है, तो उसके लिए आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को यूज करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो मैक्सिमम होता है इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑल दोज मटेरियल्स विच हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, अब अगर आप हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए यूज कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया जो मिला उसी को लेकर के ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से वेल्ड कर दिया। क्यों? किन किन को आप नहीं कर सकते हो? तो अगर कोई मटेरियल ऐसा है, कोई ऐसा मेटल आपको मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तो इतने हाईली रिएक्टिव मेटल्स को आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से वेल्ड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि भैया देखो, आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या है, आपके पास एक्सेस ऑक्सीजन है, आप 50% तक एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो। और अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल को अगर फ्री ऑक्सीजन मिल गया, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन फ्री है, एबंडेंस में है, और अगर हाईली रिएक्टिव मेटल को अपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से वेल्ड करने आप गए और अगर उसे फ्री ऑक्सीजन मिल गया,
तो वो वेल्ड होने से पहले, मेल्ट होने से पहले क्या करेगा, अपना मेटल ऑक्साइड बना देगा। और अगर वो मेटल ऑक्साइड बना दिया तो आपका जो पर्पस है मेल्ट करा करके वेल्ड करने का, वो पर्पस पूरी तरह से फेल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स को हम हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए तो यूज करते हैं, बट हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज नहीं करते। अब आती है बात लास्ट में ब्रास की। भैया ब्रास को हमने देखा था कि हम न्यूट्रल फ्लेम से वेल्ड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ब्रास को न्यूट्रल फ्लेम से वेल्ड करने जा रहे थे, ब्रास के अंदर का जो जिंक है वो जिंक इवेपोरेट कर जा रहा था। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हम ब्रास को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से वेल्ड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे? भाई जब न्यूट्रल फ्लेम में ही ब्रास का जिंक अगर इवेपोरेट कर जा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो और करेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन भी ज़्यादा है। तो मेरे भाई देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेपर पे दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। समझे? कहने का मेरा मतलब ये है कि हाँ, वहाँ का जिंक जो था वो इवेपोरेट कर जा रहा था, बट यहाँ पर जैसे ही आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से ब्रास को वेल्ड करने जाओगे तो जिंक यहाँ पर वेल्ड इवेपोरेट करने से पहले, मेल्ट और इवेपोरेट करने से पहले जिंक को क्या मिल जाएगा? फ्री ऑक्सीजन। क्योंकि आप तो भैया ऑक्सीजन का भंडार लेके बैठे हो, आप तो 50% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो। तो जिंक जो है यहां पर इवेपोरेट करता, लेकिन इवेपोरेट करने से पहले जिंक को मिल जाएगा भैया फ्री ऑक्सीजन। और जैसे ही जिंक को फ्री ऑक्सीजन मिला, फ्री ऑक्सीजन बोलेगा भैया जिंक रुक जा, क्यों इवेपोरेट कर रहा है भाई, रुक जा, इवेपोरेट करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। चल मिल करके हम लोग मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जिंक को मिल गया फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन बोला चल भाई जिंक हम लोग मिल करके फ्री ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और जैसे ही जिंक इवेपोरेट करने के बजाय अपना मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या करेगा? ऊपर सरफेस पर आकर के बैठ जाएगा। अब ये सरफेस पर आकर के बैठने से क्या होगा? जो बल्क में जिंक है, जो नीचे सरफेस के नीचे जो बल्क में जिंक है, उसको ये इवेपोरेट करने से रोकेगा। इट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम इवेपोरेटिंग। तो जो प्रॉब्लम आपका न्यूट्रल फ्लेम में हो रहा था कि जिंक पूरा का पूरा इवेपोरेट कर जा रहा था, वो जिंक अब खुद अपना मेटल ऑक्साइड बना करके इवेपोरेट होने से बच जाएगा। सो ड्यू टू दिस रीजन ब्रास को हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से वेल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जो जिंक है वो इवेपोरेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जिंक जो है वो फ्री ऑक्सीजन लेकर के अपना ऑक्साइड बना लेता है, एंड दैट ऑक्साइड प्रिवेंट्स द मेटल जिंक विच इज प्रेजेंट इन द बल्क फ्रॉम इवेपोरेटिंग। आई बात समझ में? सो दिस वाज अबाउट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में 3 पॉइंट्स हमने पढ़ा। पहला कि इट इज यूज्ड फॉर हाईली मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स। सेकंड, इट इज नॉट यूज्ड फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर ब्रास। ये रही बात ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। In next class we are going to study the last type of flame which we have to study, and that is reducing flame। ठीक है, हम देखेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम का क्या होता है कॉम्पोजिशन, क्या होता है कलर, कैसा दिखता है, क्या ऐसा ही दिखता है या फिर वो डिफरेंट दिखता है, प्लस उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगर आप नोट्स पैरेलली बना रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाओ और इस क्लास का जो PDF है वो आपको वहां पर मिल जाएगा और आप उस PDF को लेकर के पढ़ सकते हो। आई बात समझ में? तो अब जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में रिड्यूसिंग फ्लेम्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और खूब पढ़ें। धन्यवाद।